अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में अपनी गुफ्तगू को एक कदम और आगे लेकर चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो एक्सरसाइज के इन शॉर्ट क्वेश्चंस को समझने के लिए चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 21 का 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन। ये दोनों पार्टिकल्स किसी भी एटम को आखिर कैसे आयनाइज करते हैं उसे हिट किए बगैर। What is the difference in the action of these two particles for producing ionization? स्टूडेंट्स, अब ये दोनों बगैर हिट किए किसी भी एटम को जो आयनाइज करते हैं, तो आखिर इन दोनों के इस अमल में फर्क क्या है? स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है। चलिए समझने के लिए हम फिर अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर आते हैं और पहले बात कर लेते हैं जरा अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स क्या है, जरा मुझे रिकॉल करवा दीजिए, साथ जरा मुझे बता दीजिए क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियाई, He42 पॉजिटिव पॉजिटिव। सो इनका डबल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 2 चार्ज है इन पर डियर स्टूडेंट्स। तो मैसिव भी है, चार्ज भी ज्यादा रखते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि ये एक मैसिव बड़ा हेवीली चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी एटम के पास से गुजरे तो उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि ये गुजर रहा है एक एटम के पास से जिस एटम के गिर्द कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितने ज्यादा बड़े चार्जेस होंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी। सो चूंकि अल्फा का चार्ज ज्यादा है, तो जैसे डियर स्टूडेंट्स ये अल्फा इस इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजरेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेता हुआ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एटम के इस ऑर्बिट से पुल करके साथ ले जाएगा और पीछे बचेगा एक पॉजिटिव आयन। यानी कि इस अल्फा पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को हिट किए बगैर आयनाइज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स की बात करते हैं। चलिए छोटी सी जरा हेडिंग यहां पर दे दें। स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल्स विदाउट हिटिंग आयनाइजेशन कैसे करते हैं? आप बीटा पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि ये या तो पॉजिट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है। हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है लेकिन है तो चार्ज्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, अब इमेजिन करें कि ये हाई एनर्जी वाला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर किसी एटम के पास से गुजरे तो उस एटम में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन पर इसका क्या इफेक्ट होगा, समझने के लिए चलिए ड्रॉ करते हैं। ये न्यूक्लियस और ये उस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने वाला एक इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज है और बीटा भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही है। तो जिस लम्हे ये नेगेटिवली चार्ज्ड बीटा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से डियर स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन को पुश आउट करके चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा?
पॉजिटिव आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार इस बीटा पार्टिकल यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ने एक एटम को हिट किए बगैर आयनाइज किया, और इस बार आयनाइजेशन की वजह इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को फिर हम अपने आंसर में कैसे लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, beta particles are negatively charged electron, so they can produce ionization without hitting the electron just by electrostatic attraction and by electrostatic repulsion। हम लिखने लगे इसी सारे जुमले को कुछ इस तरह से, पॉइंट्स की सूरत में हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स are positively charged helium nuclei and beta particles are negatively charged electrons। ये बात तो चलिए क्लियर हो गई कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दे कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं यहां पर अल्फा पार्टिकल्स की। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आयनाइजेशन कॉज कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं alpha particles due to their high positive charge, due to their high positive charge can produce ionization by electrostatic attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात अल्फा की हो गई। अब चलिए फिर एक ही लम्हे में बात कर लेते हैं बीटा की। बीटा पार्टिकल्स कैसे करेंगे? बीटा पार्टिकल्स, तो डियर स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे बीटा पार्टिकल्स के बारे में? दे कैन कॉज आयनाइजेशन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन। चलिए लिख देते हैं बीटा पार्टिकल्स कॉज आयोनाइजेशन by repulsion। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल जो हमारे आज के लेक्चर का पहला सवाल था आपको क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब मूव ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप स्क्रीन पर इस चैप्टर का 8th क्वेश्चन लिखा देख रहे हैं। A particle which produce more ionization is less penetrating। एक ऐसा पार्टिकल जो ज्यादा आयनाइजिंग है उसकी पेनिट्रेशन लेस है। द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट को समझने के लिए चलिए फिर मेरे साथ स्क्रीन के राइट साइड पर आपके पास रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली कितने पार्टिकल्स हैं? अल्फा, बीटा और गैमा। स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा को जरा पहले कंपेयर कर लें। गैमा तो चलो वैसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑल्दो कि उसकी भी पार्टिकल नेचर है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम है। चलिए पहले जरा अल्फा और बीटा को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो जिस तरह से मैं भी चंद लम्हे पहले भी बता चुका हूं कि ये हीलियम न्यूक्लियस है,
हैविली चार्ज्ड है और मास भी अच्छा खासा है इसका, तो इट इज हीलियम 42 प्लस प्लस। डियर स्टूडेंट्स, इट इज मैसिव, इट इज हैविंग द ग्रेटर चार्ज। तो जब ये गुजरेगा किसी भी मीडियम में से, तो डियर स्टूडेंट्स उस मीडियम में ये बहुत ज्यादा हैवक मचाता हुआ जाएगा। उसकी रीजन ये है कि मैसिव होने की वजह से इसकी कलिजन्स के चांसेस भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और दूसरी बात ज्यादा चार्ज वाला होने की वजह से जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी अट्रैक्शन डेवलप करेगा, उन्हें भी डियर स्टूडेंट्स ये अपने साथ लेके जाएगा। तो इमेजिन कीजिए इसी बात को कि इसके रास्ते में कुछ ऐसे एटम्स आ रहे हैं जिनके साथ ये डायरेक्टली कलाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फिनोमेना जरूर हो रहा है। तो ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए सिर्फ दो एटम्स यहां पर ड्रॉ किए। डियर स्टूडेंट्स, जब ये पहले वाले एटम के पास से गुजरेगा तो पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन भी इसे अपनी तरफ पुल करेगा, फिर जब ये यहां से होता हुआ इस दूसरे एटम के पास से गुजरेगा तो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी तो इसे अपनी तरफ पुल करेगा, और इसी तरह से नेबरिंग कई एटम्स मौजूद है, उनके कई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि इस अल्फा को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके मोशन को डैम्प कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये हीलियम बहुत ज्यादा जल्दी अपनी एनर्जी लूज कर देगा। एनर्जी लूज करने का मतलब क्या है? ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा हो गया, पेनिट्रेशन बहुत कम रह गई। अब इसी बात को हम बीटा के लिए भी देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन फॉर बीटा पार्टिकल्स? हमने थोड़ी सी डिटेल समझने के लिए यहां पर बीटा की हेडिंग दे दी, और यहां पर हम बीटा को ड्रॉ भी कर लेते हैं। छोटा पार्टिकल है, लेस चार्ज्ड है। अब जब ये किसी मीडियम में से गुजरेगा तो चार्ज तो है ना, तो किसी हद तक आयनाइजेशन तो कॉज करेगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसकी आयनाइजेशन का एक्सटेंट कम है। अब जब ये किसी इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन इसे इसके रास्ते से बिल्कुल रिपेल करेगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उस रिपल्शन के नतीजे में ये अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा, अपनी डायरेक्शंस बार बार बदलेगा, इसलिए इसका पाथ स्ट्रेट भी नहीं होता। चूंकि रिपल्शन इतनी स्वेयर नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन हो या रिपल्शन ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट्स, हीलियम का क्योंकि चार्ज ज्यादा था तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा था, तो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी कम है, इस वजह से इसका मोशन अल्फा की तरह डैम्प नहीं हो रहा, ये अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज करेगा। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये ज्यादा दूर तक जाएगा, इसकी पेनिट्रेशन अल्फा की निस्बतन बेटर है। अगर हम एंड पे गैमा की बात करें तो गैमा की क्योंकि आयनाइजेशन लीस्ट है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी इंटरेक्शन मैटर के साथ मिनिमम है, तो लिहाजा इसकी पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर इसी बात को आंसर की सूरत में लिखने की कोशिश भी करते हैं। हेडिंग दे देते हैं आंसर की। हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, द पार्टिकल विच इज मोर आयनाइजिंग will lose its energy because of its high interaction with the surrounding atoms. So it will be less penetrating. So let's say dear students, particles with high ionization will lose their energy.
अपनी एनर्जी को खो देंगे. सो दे will not be penetrating. सो वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं हो सकेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यही वजह है कि अल्फा लीस्ट पेनिट्रेटिंग है. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रा, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और फिर गैमा रेज. हमने देखा कि अल्फा मोस्ट आयनाइजिंग है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग है. और बीटा लेस आयोनाइजिंग देन अल्फा. और इससे हुआ क्या, हम कहेंगे इट इज मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा. चलिए इन्हीं बातों को बुलेट्स की फॉर्म दे देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर गैमा के बारे में क्या ख्याल है आपका? चलिए फिर गैमा के बारे में भी ये बातें लिख लेते हैं. हमने पढ़ा कि गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लीस्ट आयनाइजिंग होती हैं. यानी ये एनर्जेटिक होने के बावजूद चूंकि चार्ज नहीं रखती, मास नहीं रखती, तो आयनाइजेशन नहीं करती. तो दे आर लीस्ट आयनाइजिंग. और फिर इसके नतीजे में होगा क्या, दे विल बी मोस्ट पेनिट्रेटिंग. चलिए फिर लिख देते हैं, दे आर लीस्ट आयोनाइजिंग. इनकी आयोनाइजिंग कैपेबिलिटीज सबसे कम है. और उसके बाद मोस्ट पेनिट्रेटिंग, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं. सो दे आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग. इनकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये अपनी एनर्जी आयनाइजेशन के दौरान ज़ाया नहीं करती. स्टूडेंट्स, ये तो हमारे इस चैप्टर का 8th क्वेश्चन था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया. अब हम मूव ऑन करने लगे हैं आज के अपने अगले सवाल की जानिब. क्वेश्चन नंबर 21.8. तो चलिए जी चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस चैप्टर का 9th क्वेश्चन लिखा देख रहे हैं. क्या है जी ये सवाल, चलिए पढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज, what information is revealed by the length and shape of the track of an incident particle in the Wilson cloud chamber? स्टूडेंट्स, सवाल बहुत सिंपल सा है. what information is revealed. देखिए, विल्सन क्लाउड चैम्बर में आप बकायदा तौर पे रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उनका पाथ. अब उनका पाथ देखकर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, लेंथ को देखते हुए और शेप को देखते हुए. डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए आपने अल्फा, बीटा और गैमा तीनों के पाथ को विल्सन क्लाउड चैम्बर में ऑब्जर्व किया था. चलिए हम हेडिंग देते हैं, साथ साथ समझते हैं कि इनका पाथ हमें बता क्या रहा है और डिस्कस भी करते हैं, लिखते भी जाते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेंगे अल्फा पार्टिकल्स की. ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, इनका पाथ कैसा था? स्टूडेंट्स, चलिए अल्फा पार्टिकल्स का पाथ ड्रॉ भी कर लेते हैं. सपोज कीजिए अगर ये कोई अल्फा का सोर्स पड़ा हुआ है, तो उस अल्फा के सोर्स में से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में एमिट हो रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पाथ में. इनका पाथ स्ट्रेट भी है डियर स्टूडेंट्स, और इनका पाथ थिक भी है, मोटा पाथ है, और पाथ की लेंथ भी छोटी है. अब ये तीन प्रॉपर्टीज हमें अल्फा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती हैं? डियर स्टूडेंट्स, लेंथ से बात का आगाज करते हैं. सो इनकी लेंथ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है?
डियर स्टूडेंट्स, लेंथ चूंकि शॉर्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स की रेंज कम है। तो हम ये कहेंगे शॉर्ट लेंथ शोज, क्या शो कर रही है जी? शोज द शॉर्ट रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। शॉर्ट लेंथ अल्फा पार्टिकल्स की शॉर्ट रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद पाथ की थिकनेस पे बात करते हैं। पाथ इज थिक। थिक पाथ का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये आयनाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होंगी, जितने ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस होंगे, आपको याद है, उतनी ज़्यादा कंडेंसेशन साइट्स मिल जाएंगी इस चैम्बर में मौजूद एल्कोहल के वेपर्स को। आपको याद होगा जहां पर क्लाउड बनता है, तो क्लाउड उतना थिक बनेगा, यानी जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन उतना थिक क्लाउड, यानी कि उतना थिक पाथ। तो अब हम इसी बात को इस तरह से लिखेंगे, थिक पाथ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थिक path represents the greater ionization of alpha particle. The greater ज़्यादा ionization of alpha rays या particles, ये अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पर हम बात चलिए कर लेते हैं फिर से पार्टीशन बनाकर जरा। अब हम बात करते हैं आखिर में इस अल्फा पार्टिकल की शेप ऑफ पाथ पे। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव करते हैं, और इनका ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटनेस ऑफ पाथ, यानी कि जो शेप ऑफ पाथ है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? चलिए इसको भी लिखने के लिए हम एक सेपरेट हेडिंग देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये स्कैटर नहीं कर रहे। और स्कैटर यकीनन उस वक्त नहीं करते कि जब मैसिव हो, छोटी मोटी कलेयंस की वजह से अपना पाथ चेंज नहीं करते, इनका मोमेंटम और इनर्शिया हायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम लिखेंगे, स्ट्रेट पाथ शोज, क्या शो करता है? स्ट्रेट path shows the massive nature, the massive nature of alpha particles। तो आप देखिए, आपने सिर्फ पाथ की लेंथ, शेप और साथ थिकनेस को देखते हुए ये बता दिया कि पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या क्या। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल्स की। ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डियर स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए विल्सन क्लाउड चैम्बर में बनाए गए पाथ को रिकॉल करें। आपको याद है इनका पाथ कैसा था? जरा रिकॉल कीजिए। हम इस स्क्रीन की पार्टीशन करते हैं और इस तरफ जरा बीटा के पाथ को रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास बीटा का सोर्स विल्सन क्लाउड चैम्बर में मौजूद हो, तो इसमें जो पाथ बनता था वो इस तरह का थिन पाथ था, इरेटिक पाथ था, लाइक स्मोक। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ अल्फा की निस्बतन काफी ज्यादा थी। तो अब ये तमाम बातें हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं? ये स्टूडेंट्स, फिर से हम यहां पर भी बात सबसे पहले लेंथ ही से शुरू करेंगे। सो लेंथ ऑफ द पाथ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जरा जल्दी से रिकॉल कीजिए। इसमें चूंकि लेंथ अल्फा से ग्रेटर है, तो यही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये पार्टिकल्स ज़रा बेटर रेंज रखते हैं, ज़रा दूर तक जाएंगे। सो हम ये लिखेंगे, लेंथ ऑफ पाथ shows good range of beta particles as compared to alpha, as compared to alpha।
अल्फा की निस्बतन इनकी रेंज बेहतर है, ज़रा ज़्यादा दूर तक जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस पाथ की थिकनेस पर। एज यू कैन सी द पाथ फॉर्म्ड बाय बीटा पार्टिकल इज लेस थिक। तो इस पाथ की अब थिकनेस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर थिकनेस की हेडिंग देते हैं। पाथ की थिकनेस, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूं, रिप्रेजेंट करती है किसी भी रेडिएशन का एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। अब चूंकि पाथ की थिकनेस बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस आयनाइजिंग है। तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, बीटा पार्टिकल्स आर लेस ionizing, less ionizing than अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स की निस्बतन कम आयनाइजेशन रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आखिर में फिर हम बात कर लेते हैं जल्दी से इन पार्टिकल्स के पाथ की शेप की। अब इनका पाथ आप देख सकते हैं स्ट्रेट नहीं है, एरेटिक पाथ है। तो ये शेप आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बीटा पार्टिकल्स अल्फा से काफी लाइटर हैं, और लाइटर होने की वजह से जब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्लाइड करेंगे या रिपेल करेंगे तो अपना पाथ चेंज कर लेंगे। इनका पाथ चेंज होना मुश्किल नहीं, क्योंकि इनका मोमेंटम और इनर्शिया एज कंपेयर टू अल्फा बहुत कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका एरेटिक पाथ इनकी लेस मैसिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी बात को लिखते हैं, द एरेटिक पाथ shows the lighter nature of बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स की ये लाइटर नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात बहुत सिंपल सी सादी सी है। हमने अल्फा और बीटा दोनों के बनने वाले पाथ को देखते हुए इनकी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई किया। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आ गई है लास्ट किस्म के पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेज। स्टूडेंट्स, गैमा वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही है, लेकिन मैं पार्टिकल इसलिए कहता हूं क्योंकि ये पार्टिकल नेचर तो बहरहाल रखती हैं, ये फोटॉन्स हैं। तो अब हम आखिर में बात कर लेते हैं गैमा रेज की। डियर स्टूडेंट्स, गैमा रेज में आपने देखा कि रेज का पाथ कैसा था, जरा रिकॉल कीजिए। अगर विल्सन्स क्लाउड चैम्बर में आप गैमा का सोर्स रख दें तो आप देखेंगे कि जो बनने वाला पाथ है वो फेदर लाइक पाथ है, और ये फेदर लाइक पाथ दूर तक फैला हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, थिन है और दूर तक फैला हुआ है। अब इसी सारी की सारी बात को एक ही जुमले में हम समाकर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम कहेंगे discontinuous path shows the zero rest mass nature of gamma rays। यानी कि discontinuous path है, इससे साबित होता है कि ये मैस नहीं रखती। अगर मैस रखती तो पाथ कॉन्टिन्यूअस होता, मोमेंटम ज्यादा होता, इनर्शिया होता। चूंकि मैस नहीं है तो लिहाजा इनके पास मोमेंटम और इनर्शिया नहीं है, तो पाथ डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, पाथ की लेंथ आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इनकी रेंज अल्फा और बीटा दोनों से बेहतर है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो पाथ फेदर लाइक बन रहा है, इनमें जो फेदर्स आपको बनते हुए दिखाई देते हैं वो बहुत थिन होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये लीस्ट आयनाइजिंग है, इसी वजह से इनकी लेंथ अल्फा और बीटा दोनों से ज़्यादा है। तो चलिए फिर इसी बात को हम अपने पॉइंट की शक्ल में ढालते हैं। हम लिखेंगे discontinuous path, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शोज जीरो mass
ऑफ गैमा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेडिएशन है, और दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग लेंथ shows greater range of gamma. Long length shows greater range, और फिर उसके बाद इसकी थिकनेस जो है, लीस्ट थिकनेस ऑफ द पाथ shows least ionization. So तीसरा पॉइंट हम यहां पर लिख रहे हैं, thickness shows least ionization. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए हमारा ये गैमा वाला पोर्शन भी यहां पर क्लियर होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो डिस्कशंस आपके साथ इस वाइट बोर्ड पे की हैं आपने समझी हैं और नोट भी कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी ले लिया। अगली बार मिलेंगे कुछ फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।